दोस्तों, इतिहास हमेशा से ही हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जो हम कभी भी नहीं भुला सकते। वर्ल्ड वॉर II के टाइम जर्मन नाजीज के द्वारा कराया गया हॉलोकॉस्ट उनमें से एक है। हिटलर और उसकी प्योर आर्यन रेस ऑब्सेशन के चलते न जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गैस चेम्बर्स और कंसंट्रेशन कैंप्स में गंवाई थी। इसी डार्क चैप्टर को रीविजिट करने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं एडी जाकू की किताब द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, जिससे हमें पता लगता है कि कैसे एडी, जो खुद एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे वो वहां से जिंदा निकल पाए। इस दिल दहला देने वाली कहानी के लिए बने रहिए कुकू FM बाइट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। बात साल 1933 की है। एडी जर्मनी के लिप्जिग में रहते थे और इस वक्त तक वो हाई स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था कि वो एक इंजीनियर बने और अपने देश की सेवा करें। लेकिन जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो सब कुछ बदल गया। हम सब जानते हैं कि आने वाले सालों में कैसे एथनिक क्लेंजिंग और फासिज्म ने यूरोप को पूरी तरह से बर्बाद किया। लेकिन इस वक्त तक ये ख्याल एडी के मन में नहीं आया था। वो खुद को जू समझने से पहले एक प्राउड जर्मन मानते थे। एडी के पिता ने पहले वर्ल्ड वॉर में वेपन्स मैन्युफैक्चर करने में हेल्प की थी और वो काफी पेट्रियाटिक थे। लेकिन जब हिटलर ने अपना आतंक शुरू किया तो जू होना उनकी जिंदगी का डिफाइनिंग फैक्टर बन गया। लिप्जिग के शहर में जूस ने काफी प्रिविलेजेस एंजॉय की थी, लेकिन जब हिटलर आया तो सब कुछ बदल गया। इसके इंपैक्ट्स धीरे धीरे एडी के परिवार को भी झेलने पड़े। इसमें सबसे पहला रिजल्ट था कि एडी को स्कूल अटेंड करने की परमिशन नहीं थी। एडी के पिता जानते थे कि अपने बेटे के भविष्य के लिए उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एडी को अपना परिवार छोड़ना होगा और एक बिल्कुल नई पहचान अपनानी होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो लगभग 13 साल का था और स्कूल जाने की तैयारी में था, उसे अचानक से अपनी जान बचाने के लिए किसी और जगह पर जाना पड़े और अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल ही पीछे छोड़ना पड़े। देश का पोलराइजेशन मौत का खेल बनता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि उस टाइम के जर्मनी में जूस के लिए रहना कैसा होगा। वो अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह जी रहे थे। ऐसे में एडी के लिए एक अच्छी एजुकेशन का रास्ता किसी और पहचान के साथ ही पॉसिबल था। एडी के पिता ने उनके लिए फेक आइडेंटिटी पेपर्स बनवाए, जिसमें उनकी पहचान वॉल्टर श्लाइफ नाम के एक ऑर्फन की थी। इसकी वजह से उन्हें दुनिया की बेस्ट एजुकेशन पाने का मौका मिला, लेकिन इसका एक बड़ा प्राइस था। उन्हें अपने होम टाउन से दूर रहना पड़ रहा था और उनकी असली पहचान उनकी मौत का कारण बन सकती थी। इसका रिजल्ट ये था कि एडी अपने परिवार से अगले कुछ साल तक नहीं मिल पाए। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अपने पेरेंट्स के बिना ही पास की और इसकी वजह से उन्हें अकेलापन और आइसोलेशन महसूस होने लगा। जब वो ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स की 20वीं सालगिरह पर उन्हें विजिट कर उन्हें सरप्राइज करेंगे। उन्हें अपने पेरेंट्स को देखे हुए इतना टाइम हो चुका था और वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसा कि किस्मत में लिखा था, ये उनकी लाइफ का सबसे खराब फैसला था। एडी अपने घर रात के बीच में ही वापस आए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस वक्त तक उनका परिवार हाइडिंग में चला गया था। एडी ने नॉर्मल शेड्यूल फॉलो करते हुए अपने बेड में नींद पूरी की, लेकिन ये नींद ज्यादा देर तक नहीं टिकी। रात के बीच में ही नाजी सोल्जर्स उनके दरवाजे जूस की खोज में आए और एडी को वहां पाकर उन्हें बहुत मारा, इतना कि एडी का पायजामा खून से लाल हो गया था। इसके बाद उन्होंने एडी का घर बर्बाद किया और उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। जिस देश और कम्युनिटी में एडी बड़े हुए थे, वो ही अब उनकी नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था। सिचुएशन का फायदा उठाओ। एडी को जबरदस्ती कैंप बुकनवाल्ड में लाया गया, जो 1938 में बनाया गया था। ये एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप था। इस कैंप में कंडीशंस बहुत ही खराब थी। किसी भी तरह की हाइजीन न होने के कारण हर वक्त बीमारी और भुखमरी का खतरा बना रहता था।
इस कैंप में हर चीज इस तरह से बनी थी कि लोगों की डिग्निटी पूरी तरह से बर्बाद कर दी जाए। नाजीज इन कैदियों को छोटी से छोटी गलतियों के लिए भी टॉर्चर किया करते थे और जब उनका मन होता था तो वो इन कैदियों को मार भी देते थे। अब आप इसे एडी की किस्मत कहें या कोई चमत्कार, इस कैंप में उन्हें एक सोल्जर मिला जिसे वो अपने स्कूल के टाइम से जानते थे, जब वो वॉल्टर के नाम से अपनी लाइफ बिता रहे थे। इस सोल्जर ने अपने कैंप कमांडर को कन्विंस किया कि एडी के मैकेनिकल स्किल्स नाजीज के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इस तरह से एडी को उस कैंप से आजादी मिली, लेकिन इस शर्त पर कि वो जीवन भर नाजी फैक्ट्रीज में काम करेगा। उन्होंने इस बात को मान लिया और इसके बाद उस कैंप कमांडर ने एडी के परिवार को कांटेक्ट किया, जो लिप्जिग वापस आ चुके थे और एडी का इंतजार कर रहे थे ताकि वो सब साथ में देश छोड़कर जा सके। एडी के पिता को इस शर्त पर उन्हें ले जाने की परमिशन मिली थी कि वो उन्हें उस फैक्ट्री में ले जाएंगे जहां एडी को काम करना था, लेकिन एडी यहां कभी आए ही नहीं। इसके उलट एडी और उनके पिता सीधे बेल्जियन बॉर्डर की तरफ गए, जहां पर उन्होंने एक स्मगलर को पैसे दिए थे ताकि वो दोनों यहां से बचकर भाग सके। इस स्मगलर की मदद से वो एक घने जंगल के रास्ते गए और एडी ने जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को खोजने के लिए पीछे देखा तो वो वहां पर नहीं थे। क्या हुआ होगा एडी के पिता को? मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी बहुत एंग्जाइटी बिल्ड हो रही है, तो सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। एडी काफी लकी थे और वो बेल्जियम में सेफली एंटर कर चुके थे, लेकिन उनके पिता बीच रास्ते में ही एक और रिफ्यूजी की मदद करते वक्त पीछे रह गए, जिसकी वजह से उन्हें सर्च लाइट में नाजी गार्ड्स ने पकड़ लिया। उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया और उन्हें फाइनली एक कैंप में भेज दिया गया। लिप्जिग में एडी की मां और बहन को भी अरेस्ट कर लिया गया था। एडी के परिवार को अपने रिलीज के लिए काफी टाइम लगा, लेकिन आखिरकार वो तीनों यानी एडी के पिता, मां और बहन बेल्जियम आ गए थे। लेकिन जब तक वो तीनों वहां आ पाए, एडी बेल्जियम से जा चुके थे। एडी बचते हुए फ्रांस आए, लेकिन यहां पर भी उन्हें अरेस्ट किया गया और इस बार उन्हें वहां के एक प्रिजन कैंप में डाल दिया गया। आगे उन्हें पोलैंड के ऑशविट्ज कैंप में ले जाया गया, जो उस टाइम का सबसे खतरनाक कैंप था। लेकिन इस बार भी किस्मत से एडी बच गए। उन्होंने ट्रेन पर कंडक्टर का स्क्रू ड्राइवर चोरी किया और उसकी मदद से एक फ्लोर बोर्ड को खोला। इसके चलते वो ट्रेन से बच निकले और रात के अंधेरे में ही वो बेल्जियम वापस आ गए। यहां पर उन्होंने एक दोस्त की मदद से अपनी फैमिली को ढूंढा, जो ब्रसल्स में एक घर के माले में छुपे हुए थे। फाइनली वो अपने परिवार से मिल पाए और आने वाले कुछ महीने उनके लिए काफी अच्छे थे, लेकिन किसी ने उनकी फैमिली के बारे में अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया था, जिसके चलते उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया और एक बार फिर उन्हें ऑशविट्ज भेज दिया गया। इस बार कोई भी एस्केप पॉसिबल नहीं हो पाया। जिंदगी जीने के लिए एक रीजन काफी है। इस बार एडी की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ऑशविट्ज जाने वाली ट्रेन इतनी ज्यादा पैक्ड थी कि लोगों को ठीक से बैठने या खड़े होने की भी जगह नसीब नहीं हुई थी। एक ही कैरेज में 150 लोगों को ले जाया जा रहा था। इसमें आदमी, औरतें, बच्चे सब शामिल थे। ज्यादातर लोग इस सफर में ही मर गए थे। कैंप में आकर बचे हुए लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एडी जैसे फिट और जवान लोगों को लेबर कैंप भेजा गया, जबकि बूढ़े और बच्चों को गैस चेंबर में भेजकर उन्हें मार दिया गया। यहीं पर एडी ने अपने पिता और अपनी मां को आखिरी बार देखा था, जिसके बाद उन्हें भी मार दिया गया। ऑशविट्ज दुनिया में नर्क के जैसा था। यहाँ कंडीशंस ऐसी थीं कि एडी को यह भी नहीं पता था कि वो रात के बाद सुबह सूरज का चेहरा देख पाएंगे या नहीं। इस बुरे वक्त में एडी केवल अपनी बहन हेनी के सहारे हिम्मत बनाए हुए थे, जो कैंप के एक दूसरे पार्ट में जिंदा थी। किस्मत से एडी के बेस्ट फ्रेंड कर्ट भी जिंदा थे, जो हर बार अपने दोस्त के साथ एक ही जगह फंस जाते थे। कर्ट और एडी ने एक दूसरे का ख्याल रखा और वो अक्सर खाना और कपड़े शेयर किया करते थे। इस सबसे जरूरी ये था कि वो एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, जो इस सिचुएशन में सबसे जरूरी था। एक ऐसी जगह जहां इंसानियत को तबाह किया जा रहा था। कर्ट जैसे दोस्त की वजह से एडी जिंदा रह पा रहे थे। नई शुरुआत के रास्ते ढूंढो।
18 जनवरी 1945 को ऑशविट्ज कमांडर्स ने वहां के कैंप को खाली करने का फैसला किया। ईस्टर्न फ्रंट से रशियन आर्मी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और इस समय तक जर्मनी का युद्ध में बहुत बुरा हाल हो चुका था। इसके चलते नाजीज ये नहीं चाहते थे कि उनकी बर्बरता के बारे में किसी और को पता चले और इसीलिए वो इन कैंप्स के सबूतों को पूरी तरह से मिटाना चाहते थे। एडी और बाकी सारे प्रिजनर्स को पतली यूनिफॉर्म्स में बर्फ के रास्ते पर वहां से निकाला जा रहा था और जो भी इंसान चलने में देरी करता उसको तुरंत गोली मार दी जाती। वहां पर खाने और पीने की भी कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी एडी ने हिम्मत कर चलना जारी रखा। लेकिन इस बार कर्ट को ज्यादा मुश्किल हो रही थी और उनकी सेहत काफी खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप एक बिल्डिंग में पहुंचा जहां पर उन्हें रात बितानी थी। इस वक्त तक कर्ट इतना थक चुके थे कि उनका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल था। एडी अपने दोस्त को मरते देखना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए ही उन्होंने एक बाथरूम की सीलिंग में एक छुपने की जगह बनाई। कर्ट उसमें चढ़ गए और एडी ने इस स्पॉट को एक लकड़ी के टुकड़े से छुपा दिया। इस तरह से कर्ट के पास बचने का एक छोटा सा मौका सामने आया। यहां से एडी और बाकी प्रिजनर्स आगे बढ़े, जिसके बाद वो फाइनली एक ट्रेन पर आए। पहले वो बुकनवाल्ड गए और फिर वहां से एक छोटे कैंप में जहां रहने की सिचुएशन थोड़ी बेहतर थी। कुछ महीनों के बाद उस जगह को भी इवैक्यूएट किया गया। लेकिन इस बार नाजीज के पास कोई प्लान नहीं था। वो अब डेस्परेट हो चुके थे और इसी के चलते एडी ने बचने के लिए कुछ सोचा। रास्ते में उन्हें कुछ ड्रेनेज पाइप्स दिखाई दिए जो इतने बड़े थे कि उनमें एक इंसान फिट हो सके। उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया और खुद को उनमें छुपा लिया। साथ ही उन्होंने उसमें 2 लिड्स की मदद से खुद को पानी में बहने से भी बचा लिया। फिर जब अंधेरा हुआ तो वो वहां से निकल गए। उस पाइप के अंदर ठंडे पानी ने उन्हें इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि उनके जूते बह गए। थकान की वजह से वो बेहोश हो गए और पाइप के एक साइड की लिड को पकड़ वहीं फंसे रहे। जब वो उठे तो उन्होंने पाया कि उनके पाइप का बैरल बुलेट से भरा हुआ था। उन्होंने तब रियलाइज किया कि नाजीज ने इन पाइप्स पर काफी बार हमला किया, लेकिन किस्मत देखिए, एडी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। होश आने के बाद वो उस पाइप से बाहर निकले और अब वो फाइनली फ्री थे। मेंटल हेल्थ जरूरी है। वॉर खत्म होने के बाद एडी की जिंदगी अब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ प्लान कर सकते थे। कुछ वक्त बाद उन्हें फ्लोर मुल्हो नाम की एक ग्रीक जूइश लड़की से प्यार हुआ। मुल्हो ने अपनी पूरी जिंदगी बेल्जियम में ही बिताई थी और उन्होंने काफी सालों तक डिपोर्टेशन अवॉइड किया था, क्योंकि नाजीज को पता नहीं चला कि वो असल में जूइश हैं। 20 अप्रैल 1946 को इन दोनों की शादी हुई। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी के पहले कुछ साल काफी मुश्किल थे। वॉर की वजह से एडी हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहते थे और उनको अपनी फैमिली को खोने का भी बहुत गहरा सदमा लगा हुआ था। लेकिन यह सब थोड़ा बदला जब फ्लोर प्रेग्नेंट हुई और एडी ने अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लिया। उस बच्चे ने उनमें एक बदलाव की वेव को जन्म दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि वो कितने लकी थे कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी वो जिंदा थे। अगर कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए उनसे कोई कहता कि उनका फ्यूचर इतना अच्छा होगा तो शायद वो यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। इस वक्त से एडी ने फैसला किया कि वो अपना हर एक मोमेंट खुलकर जिएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अपने आप पर भरोसा रखो। अपनी रेजिलियंस के बाद भी वॉर के एंड तक एडी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो मौत से केवल कुछ ही पल की दूरी पर थे। जब वो उस ड्रेनेज पाइप से बाहर निकले तो उनके शरीर में शक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद उन्होंने उस केव के बाहर निकल सड़क पर चलना शुरू किया, लेकिन थकान की वजह से वो गिर गए और उन्हें बीच सड़क पर अपनी जान के लिए रेंगना पड़ा। भगवान की कृपा से कुछ देर बाद उस सड़क पर उन्हें एक टैंक दिखा। जैसे वो उनके पास आया, उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक अमेरिकन टैंक था। एडी उस टैंक को देखकर बेहोश हो गए और सीधे 1 हफ्ते के बाद वो होश में आए।
जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक साफ हॉस्पिटल रूम में पाया। उनके चारों ओर डॉक्टर्स और नर्सेस काम में लगे हुए थे। एडी का बॉडी वेट महज 28 किलो रह गया था और उन्हें कॉलरा और टाइफॉइड की बीमारी हो गई थी। उनके बचने के चांसेस काफी कम थे। एक बार फिर से उनकी जान बच गई। 6 हफ्तों के बाद वो बेल्जियम के लिए निकले ताकि अपने परिवार को ढूंढ सके, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कोई भी नहीं बचा था। बहुत से लोगों की तरह एडी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन उनकी मुलाकात उसी दोस्त से हुई जिसे कुछ महीनों पहले उन्होंने बचाया था। जी हां, आपने सही गेस किया, मैं कर्ट की ही बात कर रहा हूं। उन्हें उस बाथरूम से रशियन सोल्जर्स ने रेस्क्यू कर लिया था। कर्ट से मिलने के बाद एडी को जीने की एक नई वजह मिली। उन्होंने साथ में काम शुरू किया और एक अपार्टमेंट में रहने लगे। किस्मत से एडी को अपनी बहन हेनी भी मिल गई, जो उस कैंप से जिंदा बच निकली थी। उनकी बहन भी उनके साथ ही रहने लगी और तीनों ने साथ में मिलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। हिस्ट्री से सीखो और सिखाओ। एडी और फ्लोर ने मार्च 1950 में डिसाइड किया कि वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक नई शुरुआत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एडी की लाइफ यूरोप के कंपैरिजन में जन्नत के बराबर थी। उन्हें वहां मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की एक जॉब मिली, जिसके चलते उन्होंने एक नया घर भी खरीदा और वो वहीं सेटल हो गए। वहां उन्हें सच में फ्रीडम का एहसास हुआ। काफी सालों तक एडी ने अपने बच्चों को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था, ताकि उन लोगों पर इन बुरी मेमोरीज का कोई असर ना पड़े। लेकिन एक स्टेज के बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में इन्फॉर्म करें। कुछ समय बाद प्रोपेगेंडा के तौर पर ऐसे भी लोग आने लगे जो ऐसा दावा करते थे कि हॉलोकॉस्ट असल में कभी हुआ ही नहीं। इन चीजों को एड्रेस करने के लिए एडी आगे आए और उन्होंने ऑशविट्स में होने वाले हॉरर्स को दुनिया के सामने रखा। एडी हमेशा फासिज्म से होने वाले नुकसान और खतरे से दुनिया को सचेत करते रहे। साथ ही साथ उन्होंने उन वॉर सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज के बारे में भी इन्फो शेयर की और वॉर के बाद उस डिसीजन को भी, जिसके बाद उन्होंने द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ बनने का फैसला लिया। 2020 में एडी ने अपना 100वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और अपनी 75th मैरिज एनिवर्सरी भी। उनकी एनिवर्सरी डेट 20 अप्रैल हिटलर का बर्थडे है, लेकिन वो तो कब का मर चुका है। पर एडी का प्यार आज भी जिंदा है। एडी जाकू की लाइफ को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हैप्पीनेस और होप एक चॉइस है। लाइफ में सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन अगर आप में जीने की इच्छा है तो आप हर मुसीबत से पार पा सकते हैं।